हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। नए लेसन के साथ शुरू करेंगे हम। आज का पहला क्वेश्चन है, ये पहला, ये दूसरा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ LEL टू अलाउ हॉट वर्क परमिट। तो आपको हॉट वर्क परमिट अलाउ करने के लिए कौन सा लेवल चाहिए? तो पहला चाहिए 0.0%। ओके, उसके बाद इन्होंने पूछा है रिलीज ऑफ हजार्डस लिक्विड और गैसेस परमिट इज रिक्वायर्ड व्हेन, कब चाहिए? जब भी हम पाइप फिटर ओपन अलाइन और इंस्टॉल ब्लाइंड ये सब काम करेंगे उस टाइम पे ये चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। चूज 3 थिंग्स दैट आर नीडेड बिफोर अलाउंग एंट्री इनटू अ कन्फाइंड स्पेस। क्या वो 3 थिंग्स क्या है जो आपको अलाउ करता है कन्फाइंड स्पेस में आप जाने के लिए एलिजिबल हैं? क्या है? लाइटिंग, स्टैंड बाय मैन एंड एयर मूवर। लाइटिंग हो सकता है कन्फाइंड स्पेस में अंधेरा हो, इसलिए आपको लाइटिंग चाहिए, स्टैंड बाय मैन तो चाहिए ही, और एयर मूवर वो होता है जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जितना भी टॉक्सिक है उसको बाहर निकालने के लिए एयर मूवर का आवश्यकता होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये 4 नंबर है, व्हाट इज वन हजार्ड विथ डूइंग हॉट वर्क। क्या है? तो इग्निशन सोर्स है। इग्निशन सोर्स का मतलब देखो, व्हाट इज वन हजार्ड। जैसे हम लोग कहीं वेल्डिंग कटिंग कुछ भी कर रहे हैं और साइड में ऐसे मटेरियल रखे हैं जिनके संपर्क में कोई स्पार्क आता है तो आग लगने का डर होता है। जैसे जैसे तेल रहेगा या कोई लिक्विड है या फिर कोई फोम गत्ता कुछ भी है, कंबस्टिबल मटेरियल है, तो उन सब में आग पकड़ सकती है। आग पकड़ने के लिए आपको आग अगर पकड़ने के लिए तो एक ट्रायंगल होता है, ये तो सभी को मालूम होगा, ठीक है। चाहे यहाँ पे फ्यूल रख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन रख लो, यहाँ पे और यहाँ पे हीट रख लो। चाहे यहाँ पे हीट, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कॉम्बस्टिबल, अगर तीनों का मिक्सचर नहीं रहेगा तो आग कभी नहीं लगेगी। मान लो आपके पास फ्यूल है और ऑक्सीजन है, जब वहाँ पे कोई हॉट रहेगा ही नहीं तो आग कैसे लगेगी? ये दोनों रहे और वहाँ आग का कोई सोर्स ना रहे तो कभी नहीं होगी। या फिर आप ऑक्सीजन हटा लो, फ्यूल और हीट रहेगा तब भी आग नहीं लगेगी। या फिर आपको इसमें से अगर तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा तो आग कभी नहीं लग सकती। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। The use of a vehicle in a operating area require which work permit। ऑपरेटिंग एरिया का मतलब ये नहीं होता है कि कहीं भी आप कोई चीज़ ऑपरेट कर रहे हो। प्लांट में भी अगर आप प्लांट ऑपरेट हो रहा है, ये प्लांट है, आप इसके अंदर कोई गाड़ी लेके जा रहे हैं, जैसे कोई भी प्लांट के एरिया में गाड़ी लेके जाएंगे तो आपको हॉट वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सवाल नंबर कौन था? चलो हम इसको 5 नंबर मान लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 5 नंबर मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 6 सॉरी
इसको 6 नंबर, इसको 7 नंबर मान लेते हैं। मैं नंबर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कमेंट करें, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो उसको टैग करके मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपने गलत बताया या ऐसा कुछ है। देखो, आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो जो मेरी गलती रहेगी उसको पकड़ सकते हो। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उसमें कुछ गलत ना पढ़ा सकूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे है व्हाट इज कंसीडर्ड कोल्ड वर्क। हम किसको मानेंगे कि ये कोल्ड वर्क का काम है? क्या कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिसे कोल्ड वर्क कंसीडर करते हैं? हम लोग मानेंगे ये कोल्ड वर्क है। कंसीडर्ड का मतलब मानना होता है। व्हाट इज कंसीडर्ड कोल्ड वर्क मतलब क्या चीज़ मानेंगे कि ये कोल्ड वर्क है? तो स्टैंड रिमूवल एंड स्काफोल्डिंग बिल्डिंग, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद 7वां है व्हाट हजार्ड वुड यू फाइंड व्हेन डूइंग हॉट वर्क। आपको क्या मिल सकता है अगर हॉट वर्क आप क्या सकते हैं, तो कौन सा हजार्ड? जैसे आपने व्हाट हजार्ड वुड यू फाइंड व्हेन डूइंग हॉट वर्क, अगर हॉट वर्क कर रहे हो तो क्या हजार्ड की संभावना है, क्या हो सकता है? तो इग्निशन सोर्स हो सकता है, आग लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, ये 6, 7, 8 नंबर मान लेते हैं इसको। सेलेक्ट द स्टेटमेंट वेयर ऑल 3 आइटम्स आर नीडेड बिफोर अलाउइंग एंट्री इन कन्फाइंड स्पेस। मैंने आपको पहले ही बताया था लाइट, स्टैंड बाय मैन और एयर ऊपर, ये तो दोबारा हो गया, ओके। यहाँ पे 9 और नीचे 10। What does the duration box tell to the receiver? देखो, जब आप परमिट उठाओगे अपने हाथ में, जब परमिट भरने जाओगे तो ड्यूरेशन बॉक्स जो है क्या कहेगा? ड्यूरेशन बॉक्स का मतलब पीरियड ऑफ द टाइम, आप कब से कब परमिट ले रहे हो, कब से कब तक काम कर रहे हो, तो वही बताएगा। डी वाला आंसर है व्हेन द वर्क मस्ट स्टॉप, ओके। व्हेन यू गो लंच नहीं रहेगा, द एक्सपायरी डेट ये भी नहीं रहेगा, हाउ लॉन्ग द एक्सटेंशन अप्रूव ये नहीं रहेगा, व्हेन द वर्क स्टॉप, ठीक है, और व्हेन द वर्क स्टार्ट, यही उसमें ड्यूरेशन बॉक्स में लिखा रहता है कि आपने इतना बजे परमिट मिला है और इतना बजे क्लोज करना है, ओके। 10वां देख लो, वाई डज द इशूअर नीड टू नो व्हाट इक्विपमेंट विल बी यूज एट द जॉब साइट। ईश्वर बोल रहा है, नहीं, वाई डज द ईश्वर नीड टू नो मतलब ईश्वर को क्यों जानना चाहिए व्हाट इक्विपमेंट विल बी यूज ऑन द जॉब साइट। आपके जॉब साइट पे क्या क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, ईश्वर को इसलिए जानना ज़रूरी है। इट हेल्प हिम आइडेंटिटी हजार्ड। अगर आप बता दोगे सर मैं थोड़ा इसका बेसन करूँगा और इसका फोल्डिंग इरेक्ट करूँगा और कन्फाइंड स्पेस में जाऊँगा, तो उसको पता लग जाएगा कि कन्फाइंड स्पेस और इसका फोल्डिंग इरेक्टिंग और जो भी आप काम करोगे उसमें क्या क्या हजार्ड है, तो वो जो परमिट पे टिक करेगा कि ये प्रिकॉशन करना है, आपको इस तरह से काम करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे 11 देख लेते हैं, 11 मान लेते हैं इसको, और इसको 11 मान लेते हैं। द इंफॉर्मेशन इंटर्ड इन द एग्जैक्ट वर्क लोकेशन बॉक्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कंट्रोल्स, क्या चीज़ करेगा, वेयर द रिसीवर कैन वर्क, ठीक है। हम लोग अपने परमिट में एग्जैक्ट लोकेशन भरना पड़ता है। देखो, एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है, एक प्लांट होता है, जो मेन प्लांट ऊपर वाले बॉक्स में आप लिखेंगे एरिया, कौन से एरिया में, देहरान, दमाम, जो भी एरिया होता है, उसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन, स्ट्रीट नंबर, गली नंबर, ये सब
जैसे ये तो नहीं भरना पड़ता, लेकिन जब आप साइट पे जाओगे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वही आपको बताएगा वेयर द रिसीवर कैन वर्क, मतलब आप काम कहाँ करने वाले हो, किस एरिया में काम करोगे। जब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताओगे तो ईश्वर को कैसे पता चलेगा आप कहाँ काम कर रहे हो, इसलिए वो भरना इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हुए चलेंगे। 12, इसको 12 मान लेते हैं। बी यूज वर्क परमिट इन हजार्डस एरिया टू आइडेंटिफाई एक्सपायर्ड परमिट। ठीक है, बी यूज वर्क परमिट इन हजार्डस एरिया टू आइडेंटिफाई एक्सपायर्ड परमिट। देखो मैं इसको बताता हूँ आपको। द डिसिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, अल्टरनेट रिसीवर नहीं होगा, हजार्ड एंड प्रिकॉशन ये तो नहीं है, लेकिन ये एक्सपायर्ड परमिट। देखो हजार्डस एरिया में आपको बिना परमिट के काम कर ही नहीं सकते, और जब आपके पास परमिट रहेगा, एक्सपायर्ड परमिट लिखा रहेगा, वो किस लिए लिखा जाता है कि जैसे ईश्वर को पता है मैंने उसको इतना देर तक काम करने के लिए परमिशन दिया है, इतना देर के बाद उसे आके परमिट क्लोज करना है, क्योंकि ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है और यहाँ पे इतना समय के बाद कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए उस पर सब ये मेंशन रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा 13 और ये है 14। यूज फॉर ब्लैंकेट और हैंड डिग ओनली आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट एडिशनल प्रिकॉशन। सी वाला देखो, फायर ब्लैंकेट तो आप सब लोग जानते होंगे। फायर ब्लैंकेट वो चीज़ है, जैसे कभी भी हम लोग वेल्डिंग कटिंग करते हैं तो वहाँ पे फायर ब्लैंकेट से उस एरिया को कवर करते हैं, ताकि वो जो स्पार्क जो चिंगारी होती है उड़ के कहीं दूर न जाए, किसी कंबस्टिबल मटेरियल पे पड़ेगी तो आग लग जाएगी। और वो फायर ब्लैंकेट ऐसा होता है ना कि उस पर आग, कितना भी आग फेंको वो एक थोड़ी देर के लिए उसको कंट्रोल कर सकता है। अब लगातार जलाने की कोशिश करोगे तो फिर जल ही जाएगा, लेकिन वो बहुत प्रोटेक्ट करता है, किसी भी फ्लेम को दूर तक नहीं जाने देता है। और हैंड डिग ओनली, मतलब जब आप जान रहे हो कि 1 मीटर खोदेंगे हमको केबल मिलेगी, तो हैंड डिग ही सेफ़ है। ठीक है, अगर आप सोचोगे यहाँ एक्सकावेटर से खोद देते हैं, जेसीबी से खोद देते हैं, तो केबल सब नोच लोगे, उसमें एक्सीडेंट हो जाएगा, इसीलिए उसको एडिशनल प्रिकॉशन बोलते हैं। थोड़ा साउंड का दिक्कत हो रहा है क्योंकि रूम मतलब बाहर में मैं क्लास ले रहा हूँ, तो प्लीज़ क्लास छोड़ना मत, पूरा करना, ओके। और लाइक भी कर देना भाई साहब प्लीज़। व्हाट मस्ट द ईश्वर डू इफ़ अ जॉइंट साइड इंस्पेक्शन इज नॉट डन। अगर जॉइंट साइड इंस्पेक्शन नहीं हुआ तो ईश्वर क्या करेगा। राइट वाई नॉट द वर्क परमिट, वो उस पर रीजन लिख देगा। राइट वाई नॉट ऑन द वर्क परमिट, उसका रीजन लिखना पड़ेगा आपको कि आपने जॉइंट साइड इंस्पेक्शन क्यों नहीं किया। देखो मैं हर क्वेश्चन को इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ ना कि आपको पूरी तरह से क्लियर ही हो जाएगा। उसको आप जैसे अगर जॉइंट साइड ना करने का है कि ये भी रीज़न हो सकता है कि ये हाई रिस्क नहीं है। हाई रिस्क नहीं है मतलब आप जाओगे स्काफोल्डिंग लगाओगे उस एरिया में, और ईश्वर को पहले से ही पता रहेगा वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है, तो वहाँ पे जॉइंट साइड इंस्पेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो परमिट पे लिख देगा। इसी वजह से मैं जॉइंट साइड इंस्पेक्शन नहीं किया हूँ, ओके। उसके बाद अच्छा ये 15-16 रहा होगा, ठीक है, ये हम लिख देते हैं 15 और यहाँ पे 16। नहीं वो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जाता हूँ यार पढ़ाते पढ़ाते कौन सा नंबर था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 15-16, ओके। 15 और ये हो गया 16। Why is the checklist section important to issuer and receiver? किस लिए, दोनों के लिए किस
किस लिए इम्पोर्टेंट है चेकलिस्ट? अब बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। क्यों? मेक श्योर इम्पोर्टेंट स्टेप हैव बीन टेकन। आपके पास अगर चेकलिस्ट रहेगा ना, तो जैसे हम लोगों के बाद दिन में स्केड्यूल रहता है हमको क्या क्या करना है, तो चेकलिस्ट में सारा कुछ एक जगह होता है। अगर आप चेकलिस्ट प्रॉपर तरह से चेकलिस्ट फिलअप करेंगे ना, तो हर एक चीज़ को सोच समझ के चेकलिस्ट पे फिल करते हैं। ये उनको विश्वास रहता है कि आपने सारा कुछ चेक किया है, ठीक है। इसीलिए जब आप जब रिसीवर बनोगे, तो आपके लाइफ में चेकलिस्ट का एक इम्पोर्टेंस आ जाएगा कि हाँ, इसीलिए चेकलिस्ट होता है कि ताकि कुछ चीज़ छूट ना जाए। उसके बाद 16 है, व्हाट मस्ट द इशूअर डू इफ अ जॉइंट साइड इंस्पेक्शन इज नॉट डन। तो ये तो कुछ दोबारा आ गया है, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग, ये हो गया 17। हु कैन एक्सटेंड ए वर्क परमिट, न्यू इशूअर एंड रिसीवर। अच्छा हाँ, यहाँ पे न्यू इशूअर की बात करने से आप सोचोगे कौन सा न्यू इशूअर है। जैसे आपने सुबह में परमिट लिया था, तो वो अलग इशूअर था। जब वो परमिट का ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है, तो आप वेट करते हो अब दूसरा इशूअर आएगा, वो हमको परमिट देगा, तो उसी को न्यू इशूअर बोलते हैं। रिसीवर तो आप ही रहोगे, लेकिन न्यू इशूअर अलग हो जाएगा। ओके। उसके बाद यहाँ पे हु कैन क्लोज ए वर्क परमिट, इशूअर एंड रिसीवर। सबको मालूम है दोनों लोग मिलके ही क्लोज करेंगे परमिट को। उसके बाद ये 18 समझ लेना। अभी इसको हम 19 मान लेते हैं। हु मस्ट साइन अ हॉट वर्क परमिट टू एक्सटेंड इट? कौन? द न्यू इशूअर, रिसीवर एंड गैस टेस्टर। देखो यहाँ पे 3 लोगों का रोल आ गया। हु मस्ट साइन अ हॉट वर्क परमिट टू एक्सटेंड इट। समझ रहे हो? जैसे हम लोग स्कूल में काम करते हैं, तो यहाँ पे गैस का कोई रोल नहीं है। बहुत सारे जगह पे जहाँ पे गैस का रोल नहीं रहेगा ना, वहाँ पे परमिट पे लिखना पड़ेगा आपको नॉट अप्लीकेबल। लेकिन अगर आप वहीं प्लांट में काम कर रहे हो ना, तो कहीं कहीं ईश्वर ही लिख देता है अपने फायर वॉच का नाम, वो भी आरामको फायर वॉच का, गैस टेस्टर का नाम, फायर वॉच का नहीं, सॉरी। तो द न्यू इशूअर, रिसीवर एंड गैस टेस्टर। खासकर प्लांट में गैस टेस्टर अलग होता है, वो भी आरामको का। वो बारी बारी जाके कभी कभी चेक करता रहता है कहीं गैस तो नहीं रिलीज हो रही है। तो प्लांट में आपको नॉट एप्लीकेबल नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं तो बवाल हो जाएगा। गैस टेस्टर ज़रूर वहाँ पे अपना भी साइन करेगा, और गैस का वैल्यू चेक करेगा। ऑक्सीजन कितना है, एल कितना है, मोनोऑक्साइड कितना है, सब कुछ वो लिखेगा। यहाँ पे 20 मतलब 20 और यहाँ पे 21। ओके। व्हाट शुड द इशूअर डू इफ गैस टेस्ट आर नॉट नीडेड? तो मैं आपको, देखो एक क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने, इंटर नॉट अप्लीकेबल और नो नीडेड। अगर कोई गैस का रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो वो लिख देगा वहाँ पे कि नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे कोई गैस नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 21 नंबर देखते चलेंगे। व्हाट इन्फॉर्मेशन मस्ट द गैस टेस्टर इंटर ऑन द वर्क परमिट? गैस टेस्ट रिजल्ट, नेम एंड पेज नंबर। गैस टेस्ट रिजल्ट का मतलब कितना % गैस है, और वो अपना नाम लिखेगा और पेज नंबर लिखेगा। आपको सबके पास होगा पेज नंबर। अगर आरामको का आईडी नहीं है, तो आपका इकामा को ही पेज नंबर माना जाता है। ये ध्यान रखना। एक और बात बता दिया हम आपको, पेज नंबर क्या होता है, या तो आपका इकामा या तो आपका आरामको आईडी, ठीक है। और नाम तो आप जानते ही हैं। वो पीछे वाला
20-21 और इसको हम 22 मान लेते हैं। ओके, वेयर कुड एन इशूअर फाइंड आउट व्हिच परमिट टू इशू फॉर द स्पेसिफिक जॉब ऑन द बैक ऑफ द वर्क परमिट। परमिट के पीछे ना, परमिट के पीछे आपको सब कुछ लिखा रहता है। देखो अभी का जो परमिट है फ्रंट पे ही सब हो गया है, नहीं तो जो 20 क्वेश्चन होते हैं टिक करने के वो पीछे रहते हैं, अभी उनको आगे कर दिया गया है। आप देखोगे नया न्यू फॉर्म में, जो पुराना फॉर्म था आगे खाली ये था और पीछे पूरा इन्फॉर्मेशन था, लेकिन अभी एक ही पेज पे सारा कुछ है। उसके बाद यहाँ पे इसको हम मान लेंगे 23 वो 22 था। ये बकवास आ जाता है बीच में 20। अरे यार यहाँ पे है, इसको मान लो मैं बोल देता हूँ, इसको 23 मान लेना। वाट मस्ट द इशूअर राइट ऑन द वर्क परमिट, वो क्या लिखेगा? नेम, ऑर्गेनाइजेशन कोड एंड पेज नंबर। किसका? ईश्वर का। ईश्वर अपना ऑर्गेनाइजेशन लिखेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन नंबर एक ना कोड होता है, जैसे उन लोगों का कोड होता है, और वो अपना नाम लिखेगा और पेज नंबर मतलब आरामको का जो उसको नंबर मिला रहेगा वो लिखेगा। आगे इसको 24 मान लेते हैं। तो इसमें है इफ़ ए वर्क परमिट इज नॉट इशूड ड्यूरिंग ऑन एमरजेंसी व्हाट मस्ट बी डन टू द वर्क। ठीक है, इफ़ ए वर्क परमिट इज नॉट इशूड ड्यूरिंग ऑन एमरजेंसी व्हाट मस्ट बी डन टू द वर्क। क्या करोगे? अगर बहुत इमरजेंसी का काम है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी का काम है, उसके बाद भी परमिट नहीं मिला किसी कारणवश, तो ऑल सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन। जितना भी प्रिकॉशन होगा वो सब आपको ज़रा सा भी चूक नहीं करना पड़ेगा, खासकर इमरजेंसी कामों के लिए। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। ये है 25। व्हाट हैपन इफ़ वर्क मस्ट कंटिन्यू पास्ट द टाइम ऑफ ओरिजिनल परमिट वाज टू एक्सपायर। क्या करेंगे? एक्सटेंड द परमिट और इशू ए न्यू वन। इसको मैंने किसी क्लास में बताया था, चलो कोई बात नहीं, आपको रिवाइज हो गया। अभी हमारे पास एक आध क्वेश्चन और होगा। यहाँ पे 26, इसको 26 मान के चलेंगे। Who is responsible for safety at the work site after the permit has been extended? कौन? दोनों माने जाएंगे, इशूअर एंड रिसीवर साइन द परमिट फॉर द एक्सटेंशन, जितने जितने साइन किया है। ओके, उसके बाद 27 नंबर, ये 27 वो 26 था पीछे। वर्क परमिट कैन बी इशूड फॉर अप टू 30 days इफ़ इट हाईली अनलाइकली कैन कंडीशन विल चेंज। ठीक है, उसके बाद ये बस इतना ही था। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो